So, wishing a very good afternoon to all the participants from DTRTI Lucknow. Today in this webinar, we will be studying about subsidiary books. Subsidiary books के बारे में इस आज के वेबिनार में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक में। इसके बाद हम सीखेंगे कि सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है और उसके बाद हम समझेंगे कि जब सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं तो भी क्या जर्नल एंट्री की जाती है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के लिए। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि मुख्य बुक्स और सब्सिडरी बुक्स में फ़र्क क्या होता है। वैसे सब्सिडरी उस चीज़ को कहते हैं जिसकी प्राथमिकता कम होती है, जैसे सेकेंडरी बुक। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस होता है, उसी तरह से प्राइमरी और सब्सिडियरी का डिफरेंस होता है। फ़र्क केवल इतना है कि सब्सिडियरी में अधीनता का मीनिंग ज़्यादा है, यानी सब्सिडियरी बुक्स मुख्य बुक्स के ज़्यादा अधीन होती है सेकेंडरी बुक्स के मुकाबले में। सेकेंडरी प्राथमिकता की बात ज़्यादा होती है और सब्सिडियरी जब हम शब्द यूज़ करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल बुक्स के अधीन होने की बात ज़्यादा इसमें समझ में आती है। तो जो प्रिंसिपल बुक्स हैं, यहाँ स्पेलिंग प्रिंसिपल की गलत हो गई है, PAL होना चाहिए। जो मुख्य बुक्स हैं वो है लेजर और कैश बुक्स, और जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो हैं परचेज बुक, सेल बुक, परचेज और सेल रिटर्न बुक, बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल बुक और प्रॉपर जर्नल। तो इस तरह से जर्नल प्रॉपर जो होता है वो भी सब्सिडरी बुक्स में ही आता है और कैश बुक जो है वो प्रिंसिपल बुक्स के अंदर आती है। इंट्रोडक्शन के तौर पे ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश की रिसीट और कैश के पेमेंट के सिलसिले में होते हैं या सेल या परचेज के सिलसिले में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बड़ा सुविधाजनक होता है अगर हम अलग एक रजिस्टर बना लें हर क्लास के ट्रांजैक्शन के लिए, यानी जैसे परचेज के लिए, सेल के लिए, और एक हम बना लें कैश के रिसीट और पेमेंट के लिए, एक बना लें गुड्स के परचेज के लिए और एक बना लें हम गुड्स के सेल के लिए। इस टाइप का जो रजिस्टर है उसको कहा जाता है द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री। तो जो ट्रांजैक्शंस इन बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे उनके लिए कोई जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे इन्हीं बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती हैं, जिसको आप सब्सिडरी बुक्स कह सकते हैं। तो दीज आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या दीज आर द बुक्स ऑफ द प्राइमरी एंट्री। इन बुक्स में ट्रांजैक्शंस को बिना जर्नल एंट्री के रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जिस सिस्टम से एक क्लास के ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक में, जो बुक खास तौर पे उसी के लिए बनी होती है और जिसके आधार पे उसके बाद लेजर अकाउंट तब तैयार किए जाते हैं, ये कहलाता है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि एक क्लास ट्रांजैक्शन का जो है उसके संबंध में हमने एक एंट्री रिकॉर्ड करी है बुक में, उसके बाद उसको लेजर में ले गए। तो ये जो सिस्टम है इसको प्रैक्टिकल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये नोट किया जाना चाहिए कि इस सिस्टम में जो रूल्स हैं डबल एंट्री के, उसमें कोई फर्क नहीं आता। वही डबल एंट्री के रूल भी यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं, जो डबल एंट्री के रूल वैसे इस्तेमाल होते हैं। नाउ ये जो बुक्स हैं, दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर आल्सो कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स, और यही बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं क्योंकि जो लेजर अकाउंट्स हैं ये इनके आधार पर तैयार होते हैं
और बिना किसी फर्दर प्रोसेस के लेजर पोस्टिंग वगैरह के सीधे लेजर अकाउंट तैयार हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि बिना लेजर की पोस्टिंग के ट्रायल बैलेंस तो बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर में जो पोस्टिंग होती है वो सीधे इन सब्सिडरी बुक से सीधे होती है। तो इसलिए क्योंकि सब्सिडरी बुक से सीधे लेजर में पोस्टिंग होती है, इसलिए सब्सिडरी बुक्स को भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या प्राइम एंट्री भी कहते हैं। नॉर्मली जो निम्नलिखित सब्सिडरी बुक्स हैं वो बिजनेस में इस्तेमाल होती हैं। यानी सब्सिडरी बुक्स एक तरह से वो बुक्स हैं जहाँ से एंट्री सीधे लेजर में जाएगी। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप जर्नल एंट्री करिए और जर्नल एंट्री को फिर ले जाइए लेजर में। दूसरा ये तरीका, बुक्स जो है सब्सिडरी बुक्स, इसमें आप एंट्री करिए और यहाँ से एंट्रीज को लेजर में ले जाइए। यानी एंट्री करते टाइम हम पहले एक क्लास ऑफ बुक्स में उसकी एंट्री कर लेंगे और उसके बाद उस क्लास ऑफ बुक से, इसको सब्सिडरी बुक भी कहेंगे, वहाँ से एंट्री को हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। तो कौन कौन सी ऐसी सब्सिडरी बुक्स हैं जो बिजनेस में इस्तेमाल की जाती हैं? सबसे पहले कैश बुक है। कैश बुक में जो भी कैश आता है या कैश जो जाता है, जिसमें कि बैंक में जो आ रहा है या बैंक में जो जा रहा है, उसका भी एक कॉलम अलग होता है, जिसको कह सकते हैं कैश बुक या कैश एंड बैंक बुक भी कह सकते हैं। अगली सब्सिडरी बुक है परचेज बुक। इसमें क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिस जिस गुड्स में भी वो बिजनेसमैन डील कर रहा है, या मटेरियल या स्टोर का भी परचेज हो सकता है जो फैक्ट्री में जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारे परचेज जो हैं, जितने भी क्रेडिट परचेज हैं, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो परचेज रिटर्न्स बुक है, उसमें जो गुड्स वापस किए जाते हैं या जो मटेरियल वापस किए जाते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो पहले परचेज किए गए थे लेकिन बाद में वापस कर दिए गए। सेल्स बुक में सेल्स रिकॉर्ड की जाती है गुड्स की, जिन गुड्स में फर्म डील करती है। जो सेल रिटर्न बुक है, उसमें जो सोल्ड आइटम वापस करे जाते हैं, जो कस्टमर वापस कर देते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो सेल रिटर्न रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक है, जिसमें जो प्रॉमिसरी नोट या हुंडी रिसीव की जाती हैं, उसको बिल्स भी बोला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। वो बिल्स जो हैं, जो अलग अलग पार्टीज जो हैं उनसे मिलते हैं, वो सारे बिल्स जितने भी रिसीवेबल बिल्स होते हैं, यानी रिसीवेबल का मतलब है जिसमें पैसा आना है, और जो बिल्स पेएबल हैं उसमें पैसा जाना है। तो वो जो बिल्स पेएबल हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाता है जो प्रॉमिसरी नोट या हुंडियाँ इशू की जाती हैं दूसरे पार्टियों को, उनको ये बताने के लिए कि ये पैसा हमको आपको देना है। उसकी जगह पे बिल दे दिया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि सर्टेन टाइम पीरियड का होता है। उस टाइम पीरियड के बाद वो पार्टियां पैसा कलेक्ट कर सकती हैं, या वो पार्टियां उसको डिस्काउंट भी कर सकती हैं उतने समय के बाद, जो भी समय प्रॉमिसरी नोट में या हुंडी में लिखा होता है। तो बिल्स पेबल जो है वो ऐसे बिल होते हैं जिसमें पैसा देना होता है, और बिल रिसीवेबल ऐसे बिल होते हैं जिसमें पैसा प्राप्त होता है। उसके बाद अगला है प्रॉपर जर्नल, जिसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि ऊपर दी गई 7 किताबों में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। यानी कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो इन 7 किताबों में ना आए। उनका क्या करेंगे? उनके लिए सीधे हम जर्नल में जर्नल एंट्री कर लेते हैं, और उन जर्नल एंट्रीज को हम फिर पोस्ट कर देते हैं लेजर में। तो ये नोट किया जाना आवश्यक है कि सारे केसेस में जो शब्द जर्नल आ रहा है वो बुक के लिए यूज किया जा सकता है। जहां भी हम कह रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, उसको हम कह सकते हैं सेल्स रिटर्न जर्नल, या जहां हम कह रहे हैं सेल्स बुक, वहां कहते हैं सेल्स जर्नल। तो गुड बुक्स की जगह पर जर्नल शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो सब्सिडरी बुक्स जो 7 टाइप की हमने आपको बताई, उससे एंट्री सीधे लेजर में जाती है।
फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पहले के स्टेज में ही, प्राइमरी स्टेज में ही हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं. देर इज अ इनिशियल कैटेगराइजेशन दैट इज हैपनिंग हियर. एक वर्गीकरण हो रहा है शुरू में ही, और वर्गीकरण हमेशा फायदेमंद होगा. अब सब्सिडरी बुक्स के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स? जो सब्सिडरी बुक्स के फायदे हैं कि उसमें निम्नलिखित फायदे होते हैं. पहले तो काम बढ़ जाता है, क्योंकि एक जर्नल की जगह पर अब इतनी सारी सब्सिडरी बुक्स हैं, तो अकाउंटिंग वर्क को अलग अलग क्लर्कों में बांटा जा सकता है. एक होगा परचेज क्लर्क, एक हो सकता है सेल्स क्लर्क, इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न क्लर्क, परचेज रिटर्न क्लर्क, और इसी तरह से बिल्स पेबल क्लर्क, बिल्स रिसीवेबल क्लर्क और सेल्स एंड कैश क्लर्क. तो इस तरह के क्लर्क्स हो सकते हैं, जो कि अलग अलग क्लर्क्स को काम बांटा जा सकता है. उसके बाद अगला फ़ायदा क्या है कि जब एक ही काम अलॉट किया जाता है एक आदमी को, तो समय के साथ साथ वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है उस काम में, और उसको पूरी जानकारी हो जाती है उस काम की, और वो उस काम को हैंडल करने में एफिशिएंट हो जाता है. तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता है. हर व्यक्ति अपने काम में दक्ष होता है, और इसलिए अकाउंटिंग का जो काम है वो कुशलता से हो जाता है. इसके बाद समय भी बचता है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग की प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं. तो जहाँ पे एक कतार लग जाती प्रक्रियाओं की, अब जो है वो अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग लोग कर रहे हैं, और एक साथ कर रहे हैं, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद जो फ़ायदा है, सूचना उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि एक अलग रजिस्टर रखा जा रहा है एक क्लास ट्रांजैक्शन के लिए. तो हमको जैसे पता करना है कि परचेज कितना हो गया, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक जगह पे आपको सूचना मिल जाती है. और उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस हमारा अगर एग्री नहीं करता, यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं होती हैं, तो चेकिंग में थोड़ी सुविधा हो जाती है, क्योंकि जो एरर को पता लगाना, कि एरर को लोकेट करना कि कहाँ है एरर, उसको वो काम आसान हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स मौजूद हैं. तो और इनफैक्ट एरर होना या फ्रॉड होना भी के ऊपर भी चेक लग जाता है, क्योंकि अलग अलग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन हो रही हैं. तो ये तो हो गए हमारे जो फायदे होते हैं. अब सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक्स में फ़र्क क्या है? जिन बुक्स में ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग हो सके, उनको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं. लेजर और कैश बुक जो हैं वो प्रिंसिपल बुक्स हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देती हैं ट्रायल बैलेंस के तैयार होने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए. तो कैश बुक और लेजर ये हमारी प्रिंसिपल बुक्स हैं. सब्सिडरी बुक्स वो हैं जो कि जहाँ पर पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे उनको प्रोसेस किया जा सके. और कैश बुक और लेजर जो हैं वो प्रिंसिपल बुक्स है, वहाँ से ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. अब नीचे दी हुई टेबल जो है आपको समझने में सुविधा करेगी. ये टेबल यहाँ दिया हुआ है. तो जो प्रिंसिपल बुक्स हैं ये आपकी कैश बुक एंड लेजर, और इसमें फाइनेंशियल बुक्स और सब्सिडरी बुक्स, और यहाँ पे है कैश बुक. और उसके बाद कैश बुक जो है किस किस टाइप की हो सकती है? कैश बुक सिंपल कैश बुक हो सकती है, कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम हो सकता है, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, पैटी कैश बुक. ये 4 टाइप की कैश बुक हो गई. ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो परचेज बुक है वो क्रेडिट परचेज उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं. सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, बिल पेएबल बुक है, जर्नल है. तो ये सारी हो गई सब्सिडरी बुक्स. और ये चाहे सब्सिडरी बुक्स हो चाहे प्रिंसिपल बुक्स हो, ये दोनों फाइनेंशियल बुक्स हैं. तो बुक्स दो तरह की हुई, प्रिंसिपल बुक्स और सब्सिडरी बुक्स. प्रिंसिपल बुक्स में आते हैं लेजर और कैश बुक.
और कैश बुक हमने देखा ये 4 तरीके के होते हैं। और सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक भी आती है। तो इस टेबल से आपको एक आसानी से पता लगाने में मदद मिल रही है कि कौन सी बुक्स किस तरह की होती हैं। अब सबसे पहले आते हैं क्या परचेज बुक। क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करने के लिए याद रहे कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करने के लिए या मटेरियल या स्टोर्स के परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए जो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है, इसको कहते हैं परचेज बुक या परचेज जर्नल। और ये जो परचेज जर्नल है आमतौर पे ये फर्म्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं ये यहाँ दिए रखे हैं। ये तारीख होती है, फिर पर्टिकुलर्स यानी कौन सा परचेज किया गया, उसके बाद ये परचेज जाएगा लेजर में, तो लेजर के पेज का नंबर, लेजर फोलियो इसको बोलते हैं। और उसके बाद उसमें कुछ डिटेल्स होंगे, कितने रेट पे परचेज किया गया, कितने आइटम कितने रेट पे परचेज किए गए, और उसके बाद अमाउंट आ जाएगा कि कुल अमाउंट कितने का था जो परचेज का था। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट कैश परचेजेस आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक सिंस दीज विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश परचेजेस को कैश बुक में एंटर किया जाएगा, और जो क्रेडिट परचेज हैं गुड्स और मटेरियल के अलावा वाले, जैसे ऑफिस फर्नीचर का परचेज हुआ या टाइपराइटर का परचेज हुआ, उनको सीधे जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल में डाला जाता है और उसके बाद जर्नल से सीधे लेजर में लेके जाया जाता है। और इस तरह से जो गुड्स या मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं होते हैं उनको भी परचेज बुक में एंट्री नहीं करते हैं। जो ऊपर एक कॉलम है जिसको पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स कॉलम का मतलब है कि उसमें रिकॉर्ड किया जाता है सप्लायर कौन था, उसका नाम, उसने कौन से आर्टिकल सप्लाई किए और कितने क्वांटिटी में सप्लाई किए, और हर आर्टिकल के लिए अमाउंट कितना था ये डिटेल कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद सारे अमाउंट्स को टोटल करके डिटेल्स वाले एक सिंगल परचेज बना के, और उसके बाद उसमें अमाउंट पैकिंग का जोड़ के और जो दूसरे चार्जेस हैं वो जोड़े जाते हैं, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को उसमें से माइनस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है उसको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आप अमाउंट के नीचे लिखते हैं। यानी ये जो अमाउंट है इसमें पैकिंग चार्जेस भी शामिल हैं या दूसरे जो डायरेक्ट चार्जेस डायरेक्ट परचेज के भी शामिल हैं, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट को भी घटाया गया है। उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 1 है कि 2016 फरवरी में ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट परचेज किया गया। 5 पेंसिलें ली गई, 5 ग्रॉस पेंसिलें ली गई। ग्रॉस एक यूनिट है अमाउंट का, आई थिंक 20 का वर्ड होता है ग्रॉस। 5 ग्रॉस यानी कि 5 इंटू 20 पेंसिल्स ली गई, और पर ग्रॉस रेट जो था वो 100 रुपीज़ का था, और एक ग्रॉस रजिस्टर्स लिए गए। तो कुल मिला के ये आपके 20 रजिस्टर्स लिए गए, और 240 रुपये पर डजन का रेट था। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट घटाया गया। तो इस तरह से ये सारे परचेजेस किए गए, और इन परचेजेस को यहाँ पे एंट्री की जा रही है कि 5 ग्रॉस पेंसिल्स दी गई। यहाँ पे ग्रॉस का वर्ड का मीनिंग कोई ग्रॉस टाइप की पेंसिल का टाइप है, तो इसलिए वही लिया जाएगा। तो 5 पेंसिलें ली गई और 100 रुपये की एक पेंसिल थी या अगर 5 ग्रॉस भी ली गई तो 100 रुपये का एक ग्रॉस था, तो रेट वही हो गया, टोटल अमाउंट वही हो गया 500। तो ये जो डिटेल्स का कॉलम है इसमें 500 आया। उसके बाद एक ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन हुआ, तो 240 इंटू 12 2880 हो गया। कुल मिला के ये टोटल कर लिया गया। उसमें फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो परचेज का यहाँ आ गया 3042 रुपये। तो यानी जो डिटेल्स का कॉलम है
ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये है डिटेल्स का कॉलम। डिटेल्स के कॉलम में हर आइटम का अमाउंट लिखा जाता है और उसमें उसको जोड़ के टोटल अमाउंट निकाला जाता है। फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई था तो वो घटा के जो राशि आती है वो अमाउंट बनता है और वो आखिरी कॉलम में अमाउंट कॉलम में आता है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी इलस्ट्रेशन 2 में अजय एंटरप्राइज से खरीदे गए 100 दर्जन रेक्सोना हवाई चप्पल इस रेट पे, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल इस रेट पे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट इतना दिया गया और फ्रेट इतना लिया गया। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेट का जो ट्रीटमेंट है, आप देख सकते हैं कि 100 डजन चप्पल खरीदी गई, 120 का रेट था, 120 इंटू 100 ये हो गया 12,000 रुपये। और 200 डजन पालकी लेदर चप्पल ली गई और 300 का रेट था तो 60,000 रुपये हो गया। 60 और 12,000 मिला के 72,000 बन गया। उसके बाद उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% घटाया गया, 7,200 रुपये। ये घटाने के बाद आ गया 64,800 रुपये। इसमें फ्रेट जोड़ा गया 150 रुपये का, जिससे क्योंकि परचेज में फ्रेट का प्राइस भी शामिल कर लिया जाता है और कुल राशि आ गई 64,000 रुपये, 64,950 रुपये। तो फ्रेट को इसमें ऐड किया जा रहा है और कोई फर्क यहाँ पे नहीं। अब देखिए कि यहाँ से लेजर में कैसे जारी है एंट्री। आप देख सकते हैं कि लेजर में जो परचेज अकाउंट है उसको डेबिट किया गया 1,26,000 से, क्योंकि वो परचेज किया गया है। ये टोटल परचेज बन रहा है 1,26,000 रुपये का। तो 1,26,000 से लेजर अकाउंट को डेबिट कर दिया गया और क्रेडिट परचेज है तो इसमें अजय एंटरप्राइज को क्रेडिट किया गया और बालाजी ट्रेडर्स को क्रेडिट किया। मतलब जहाँ जहाँ से परचेज किया जा रहा है, अजय एंटरप्राइज को 64,000 से क्रेडिट किया गया, बालाजी को 30,000 से क्रेडिट किया गया और फ्रेट से भी उनको क्रेडिट किया गया। ऐसे तृप्ति इंडस्ट्रीज को 30,000 के लिए, जिस जिस पार्टी से जितने इतने यहाँ पे माल आया है उतने इतने रेट के लिए उसको क्रेडिट किया गया। ये क्रेडिट परचेज इस तरह से आ रहे हैं। तो परचेज बुक जो है वो पार्टियों के नाम बताती है। परचेज बुक से ही पार्टियों के नाम पता लग जाते हैं जिनसे गुड्स परचेज किए गए क्रेडिट पे। ये जो पार्टियां हैं ये अब पेएबल पार्टियां हैं, यानी इनको पेमेंट करना है। दे आर द ट्रेड पेएबल्स, क्योंकि अभी क्रेडिट परचेज किया गया है, यानी कि उन पार्टियों को कोई पेमेंट नहीं किया गया तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ रहा है। इसीलिए इतने अमाउंट के लिए, रिस्पेक्टिव अमाउंट के लिए जो परचेज बुक में दिखाई गई। तो इस प्रकार से जो टोटल है अमाउंट के, वो टोटल परचेज दिखा रहे हैं हमको। जो अमाउंट का कॉलम है उससे टोटल परचेज मिल रहा है और ये अकाउंट में डेबिट किया जाता है कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो इससे इसलिए क्योंकि माल आया तो उसको परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया। और इलस्ट्रेशन 1 में परचेज अमाउंट जो था 5,022 था, तो 5,022 से डेबिट किया गया था परचेज अकाउंट। जैसे ब्राउन एंड कंपनी का अकाउंट जो था वो 3,042 से क्रेडिट किया गया, पेपर कंपनी का इससे और वर्मा ब्रदर्स का इतने से। कुल मिला के ये 3,000 प्लस 1,800 प्लस 180 मिला के 5,022 बनता है। तो कुल जो राशि है जो क्रेडिट साइड में लिखी गई है वो डेबिट साइड के बराबर होनी चाहिए और इस तरह से डबल हो जाती है। ये तो हुआ परचेज बुक की बात। अब इसी तरह से सेल्स बुक है। सेल्स बुक जो है एक ऐसा रजिस्टर है जो कि खास तौर पे रखा जाता है क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करने के लिए। क्रेडिट सेल किसका? गुड्स का, जिसमें फर्म डील कर रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म, कोई सन्ड्री आइटम के सेल के लिए नहीं है। और कैश सेल चूंकि सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है और सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड की जाती। क्रेडिट सेल जो है ऐसे आइटम्स के जो कि गुड्स, ऐसे गुड्स नहीं है जिसमें डील कर रही है फर्म, उनको सेल बुक में नहीं लिखा जाता, उनको सीधे जर्नलाइज किया जाता है, यानी उनको जर्नल में लिखा जाता है, जर्नल एंट्री की जाती है। द रूलिंग इज द सेम एज फॉर परचेज बुक। और जो लाइनें खींची जाती हैं, रूलिंग का मतलब यहाँ लाइनें खींचना है, वैसे ही लाइनें खींची जाती है इसमें भी जैसे परचेज बुक में खींची जाती हैं। और सेल बुक में जो एंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो मेड इन द सेम मैनर
जैसे परचेज बुक में की जाती है। जो पर्टिकुलर्स कॉलम है उसमें कस्टमर का नाम होगा और उसमें साथ साथ जो सामान बेचा गया है उसके पर्टिकुलर्स होंगे, उसकी क्वांटिटी होगी, और हर आइटम के लिए जो अमाउंट है वो डिटेल कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद डिटेल कॉलम में जितने अमाउंट्स है वो सब जोड़ दिए जाते हैं और उससे कुल मिला के जो सेल बनती है उसमें पैकिंग चार्जेस जोड़े जाते हैं और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है अगर कोई होता है तो। और उसके बाद जो नेट अमाउंट इस तरह से आता है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद और पैकिंग वगैरह एक्सेट्रा जोड़ने के बाद, वो जो है वो बाहर वाले कॉलम में अमाउंट के नीचे लिखा जाता है। तो इस कॉलम का जो टोटल है वो किसी भी पीरियड के लिए कुल सेल आपको बताएगा, टोटल क्रेडिट सेल। अब इसका इलस्ट्रेशन है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे मेसर्स किशोर एंड सन्स ऑफ द ईयर 2017 उनकी जो वेस्ट बुक में उन्होंने एंट्री कर रखी थी कि ये आइटम मैंने या बेकार उसमें एंट्री कर रखी थी, ये आइटम बेचे गए हैं। तो इसके बाद इसकी एंट्री प्रॉपर सेल्स बुक में की जा रही है कि पहले 30 शर्ट इतने रेट पे ली गई, कोई उसी तरह का रजिस्टर है जैसे कि परचेज बुक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है और उसी तरह से बनाया जा रहा है। और इसमें खासतौर पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखा जाता है, जो परचेज बुक में भी लिखा जाता है कि इसमें इनवॉइस नंबर क्या था, या परचेज बुक में भी इनवॉइस नंबर लिखा जा सकता है। और यहाँ पे कैश सेल या फिर फर्नीचर सेल वगैरह सेल बुक में एंटर नहीं किया जाता। जो भी बुक्स, जो भी आइटम जो डील कर रहा है पर्टिकुलर बिजनेसमैन या एसएससी, उस आइटम के सेल को ही इसमें लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ से एंट्री पोस्ट होके, पोस्टिंग द सेल्स बुक का मतलब है कि हम सेल्स बुक को एंट्री लेजर में पोस्ट कर देते हैं। तो जो नाम अपीयर कर रहे हैं सेल्स बुक में वो उन पार्टियों के हैं जिन्होंने गुड्स प्राप्त किए हैं, तो इसलिए उन पार्टियों के अकाउंट को डेबिट करना होगा रिस्पेक्टिव अमाउंट से। और सेल बुक का जो टोटल है वो हमें कुल क्रेडिट सेल दिखा रहा है, तो वो सेल अकाउंट में क्रेडिट होंगी। जैसे इलस्ट्रेशन 3 में कुल राशि जो 1,52,100 है वो सेल अकाउंट में क्रेडिट की गई और इसके अगेंस्ट जो डेबिट किए गए अकाउंट मैसेज गुप्ता का, मैसेज जैन एंड सन्स का, मैसेज माथुर एंड जैन, इन सब के जो अकाउंट हैं वो डेबिट किए गए क्योंकि इनको माल गया है तो उनको पेमेंट करना है। तो अमाउंट जो क्रेडिट साइड में है वो डेबिट साइड के बराबर होनी चाहिए और इस प्रकार से डबल एंट्री प्रिंसिपल ठीक से इसमें फॉलो हो जाता है। अब आते हैं सेल्स रिटर्न बुक या सेल्स या रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं उसको। सेल्स रिटर्न इन, रिटर्न इनवर्ड भी होता है, जैसे वापस आ गया, अंदर आ गया, वापस रिटर्न आ गया सेल, जो भी सेल हुआ था पहले। अगर कस्टमर्स बार बार वापस करेंगे आइटम्स को तो ये कन्वीनियंट होता है कि उनको रिकॉर्ड किया जाए एक अलग बुक में। अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो एक आध एंट्री तो नॉर्मल सेल बुक में भी की जा सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा है तो फिर सेल रिटर्न बुक नाम से अलग बुक बना ली जाती है, इसको रिटर्न इनवर्ट बुक भी बोलते हैं। इसकी जो रूलिंग है वो भी वैसे ही होती है, रूलिंग मतलब जो लाइनें खींची होती हैं वो वैसी होती है जैसे परचेज या सेल बुक की होती है, और जो एंट्रीज हैं ये भी उसी प्रकार से इसमें की जा रही है। रिटर्न इनवर्ट बुक में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स उसी तरह के हैं, पार्टी का नाम, जिसने रिटर्न किया, उसके बाद क्या रिटर्न किया, और जैसे 6 कॉपी रिटर्न की, फिर बुक कीपिंग ये किताब रिटर्न किया, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट जो था वो कितना दिया गया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो चूंकि 6 कॉपीज इस किताब की रिटर्न की गई और एक कॉपी का रेट 7 रुपये था, कुल मिला के 42 रुपये हो गया, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस हो गया उसमें से, तो सेल रिटर्न कुल मिला के 37.80 का हो गया।
यानी जितने का माल बेचा गया था उतना ही वापस आपको लगाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, या सेल्स रिटर्न है तो डेबिट करना पड़ेगा। और कैलाश एंड कंपनी से ये सब माल वापस आया है, तो उसमें ये लिखा जाता है कि कोई डेबिट नोट भी है, जो भी वापस आया उसमें डेबिट नोट इशू होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी एंट्री की जाती है किसी ना किसी कागज़ के आधार पर की जाती है, तो सामान जब वापस आता है तो उसका एक डेबिट नोट इशू हो जाता है। वो डेबिट नोट का कुछ नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड बुक में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह से परचेज रिटर्न की किताब होती है, जो कि रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं उसको, और इसमें भी एंट्री तभी होती है जब बहुत ज़्यादा परचेज रिटर्न करना पड़ रहा है और ज़्यादा बार हो रहा है, तो अलग बुक बना लेना उसके लिए ठीक है। अब ये जो रिटर्न वाली बुक्स हैं इनकी पोस्टिंग कैसे होती है, यानी कि इनको, इनकी एंट्रीज को हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। जो सेल रिटर्न बुक है वो ये दिखाएगी कि कुल रिटर्न्स कितनी आई थी, वो कस्टमर ने वापसी कितनी की थी। और सचमुच में तो ये जो रिटर्न है ये सेल में से रिडक्शन है, यानी सेल में घटौती हो रही है। और प्रॉपर तरीका ये होगा इसलिए कि इस अमाउंट को हम सेल अकाउंट में डेबिट कर दें। जब सेल होती है हम सेल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो सेल रिटर्न को हम सेल अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए। प्रॉपर तरीका तो ये होगा, लेकिन आमतौर पे एक अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट खोला जाता है और कुल मिला के जितना सेल रिटर्न होता है वो उसमें डेबिट कर दिया जाता है उस अकाउंट में। और जिन कस्टमर्स ने रिटर्न किए हैं गुड्स, उन कस्टमर को क्रेडिट कर दिया जाता है उतने उतने अमाउंट से। और ये नोट किया जाना चाहिए कि जब गुड्स प्राप्त होते हैं और स्वीकार कर लिए जाते हैं कस्टमर से, तो एक क्रेडिट नोट कस्टमर को दिया जाता है, क्योंकि कस्टमर उसके अगेंस्ट पेमेंट ले लेगा। और ये क्रेडिट नोट ये दिखाता है कि कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा कस्टमर के अकाउंट में। उसी तरह से जब गुड्स सप्लायर के द्वारा रिटर्न किए जाते हैं, तो जब भी गुड्स रिटर्न किए जाते हैं सप्लायर के द्वारा, मतलब सप्लायर को हम लोग वापस करते हैं, तो वो सप्लायर हमें क्रेडिट नोट देंगे। और जो फर्म वापस करेगी गुड्स को, वो डेबिट नोट इशू करेगी अपने सप्लायर को, इंडिकेट करते हुए कि कितना अमाउंट जो था वो सप्लायर को देना है, क्योंकि रिटर्न हो रहा है माल उसको वापस। तो कुल मिला के जो रिटर्न आउटपुट बुक का जो टोटल है वो आपको दिखाता है कि कितना रिटर्न किया गया, यानी हमने कितना रिटर्न किया। द अमाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। इस अमाउंट को परचेज अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में इसको एक परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और जिन सप्लायर को जिनके नाम बुक्स में अपीयर हो रहे हैं कि उन्होंने गुड्स रिसीव किए थे, तो उनके अकाउंट जो हैं वो डेबिट करने हैं। तो जो सप्लायर्स हैं जिनके नाम अपीयर हो रहे हैं बुक में, उन्होंने बुक गुड्स प्राप्त किए हैं तो हमने वापस किया है, उनके अकाउंट डेबिट करने होंगे क्योंकि उनसे पेमेंट मिलना है। और यही बात यहाँ इलस्ट्रेशन में भी दिखाई गई है कि रिटर्न आउटवर्ड बुक यहाँ पे दिखाई जा रही है कि रिटर्न आउटवर्ड बुक में इसको डेबिट किया जा रहा है कि राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। उनसे किया गया एक 36 इंच का उषा सीलिंग फैन, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस किया जाएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट पहले दिया गया हमें, जब हमने लिया था उसको। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको लेजर में किस तरह से पोस्ट किया गया। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स को डेबिट किया गया, मॉडर्न इलेक्ट्रिक को डेबिट किया गया, और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि ये रिटर्न आउटवर्ड है, जो हमने परचेज रिटर्न है एक तरह का, तो इसलिए ये क्रेडिट किया जा रहा है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अगर फर्म यूजुअली आमतौर पे प्रॉमिसरी नोट और हुंडी भी रिसीव करती है, तो ये सुविधाजनक होगा कि एक सेपरेट बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाए जिसका नाम है बिल रिसीवेबल बुक। इसी तरह से अगर प्रॉमिसरी नोट्स या हुंडीज
इशू किए जाते हैं तो उसको बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, वो कन्वीनियंट होगा। और इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है? जर्नल की इंपॉर्टेंस ये है कि कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जो क्रेडिट परचेज हैं वो गुड्स या मटेरियल के वो परचेज बुक में होते हैं, सेल बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होते हैं, जो रिटर्न है वो सेल रिटर्न में या परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जो बिल के ट्रांजेक्शन है वो बिल रिसीवेबल बुक में या बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड होते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स के अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं तो कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जिनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, और इसलिए उन एंट्रीज के लिए जो प्रॉपर जगह है वो है जर्नल। इनफैक्ट ये कहा जाए कि कोई खास किताब नहीं है उनके रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए उनको जर्नल में एंट्री किया कर दी जाती है। तो इसलिए इसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जहाँ क्योंकि कोई खास किताब नहीं है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए। जर्नल का रोल जो है वो केवल दो टाइप के एंट्रीज के लिए होता है। इसलिए पहली एंट्री जो ओपनिंग एंट्रीज होती है, यानी कि जब बुक स्टार्ट की जाती हैं, बैलेंसेस एसेट्स और लायबिलिटीज़ के, उनको जर्नल बुक में लिखे जाते हैं। पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री की जाती हैं। जब साल ख़त्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए नॉमिनल अकाउंट्स को हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं हम? ये जर्नल एंट्रीज के द्वारा करते हैं। इनको क्लोजिंग एंट्री भी करते हैं। क्लोजिंग एंट्री में जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कुछ एंट्रीज होती हैं जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होती हैं, जो कि अगर एरर होता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा जर्नल एंट्री के द्वारा। कुछ एंट्री ट्रांसफ़र एंट्री होती हैं, अगर किसी अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है तो ट्रांसफ़र एंट्री की जाएगी। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री होती है। साल के अंत में जो एक्सपेंसेस का अमाउंट है या इनकम का जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करना हो सकता है, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ था इन एडवांस उसके अगेंस्ट, या जो अमाउंट सेटल नहीं हुए थे कैश में उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना हो सकता है। तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं ये भी जर्नल एंट्री से किए जाते हैं। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो इनकर तो किए गए लेकिन पे नहीं किए, तो इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस को भी जर्नल एंट्री के माध्यम से एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनका पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो जर्नल एंट्री के माध्यम से उनको लिखा जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट में उनको भेजा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट जो होगा, खर्चा कर दिया गया लेकिन अभी अकाउंट फॉर नहीं किया है क्योंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ है, इनकर कर लिया गया लेकिन पे नहीं हुआ है, तो एक तरह से एडवांस पेमेंट हो गए ये। और इससे अदरवाइज ये जो है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं एक तरह का एसेट हो गया और वहाँ डेबिट कर दिया जाएगा इसको, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे इसको, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, प्रीपेड होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस फॉर सम पीरियड इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जो एक्सपेंसेस अभी से कर दिया जा रहा है एडवांस, उसकी भी एंट्री जर्नल एंट्री से की जाती है। उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है प्रोप्राइटर को, तो उसकी एंट्री भी जर्नल से की जाती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी जर्नल एंट्री से की जाती है। तो यानी कि इन सारे सिचुएशंस में जर्नल एंट्री की जाती है, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो अगली जर्नल एंट्री की जाती है, बिल्स के डिसऑनर के लिए भी जर्नल एंट्री की जाती है। अगर किसी ने कोई बिल स्वीकार कर लिया था या कोई प्रॉमिसरी नोट स्वीकार कर लिया था, अब वो उसको पे नहीं कर पा रहा है ड्यू डेट पे, तो जर्नल एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्ड करने के लिए नॉन पेमेंट को या डिसऑनर को। इसके बाद और भी मिसलेनियस एंट्री होती हैं जो जर्नल एंट्री के थ्रू के माध्यम से की जाती हैं।
और ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं चीज़ों का, जो ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें हम डील नहीं कर रहे, या ऐसे मटेरियल नहीं है जिसमें हम डील कर रहे हों, या जो रॉ मटेरियल भी नहीं है, कुछ और परचेज किया जैसे फर्नीचर हुआ या मशीनरी हुई, इसको भी जर्नल एंट्री से किया जाएगा लेजर में। पहले जर्नल में, फिर लेजर में जाएगा। उसके बाद अगर कस्टमर्स को कोई अलाउंस देना है या उनको कोई चार्ज करना है एक्स्ट्रा, इनवॉइस इशू जब हो गया है उसके बाद उसके लिए जर्नल एंट्री की जाएगी। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट प्राप्त हुआ है या इशू किया गया है, तो एक सेपरेट बिल बुक और नहीं मेंटेन की जाती है। एक आध प्रॉमिसरी नोट को जर्नल एंट्री से भी एडजस्ट किया जा सकता है। और अगर एक अमाउंट इरिकवरेबल हो जाती है, कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक बैड डेट की एंट्री की जाएगी जर्नल से, जर्नल एंट्री के रूप में। ऐसे ही कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर भी जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ले जाने के लिए भी जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये निम्नलिखित ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कि हमें परचेज रिटर्न बुक तैयार करनी है। एक अल्फाइन कंपनी, सारी डीलर है उसकी, और उसको फिर लेजर में पोस्ट भी करना है। जैसे तारीखें दी हैं, डेबिट नोट का नंबर दिया है, वहाँ पे रिटर्न आया, रिटर्न किया गया माल गोयल मिल्स को, क्या रिटर्न किया गया, यहाँ अमाउंट आइटम लिखा है, और सूरत की 5 पॉलिस्टर वाली साड़ी और 1,000 रुपये का उसका रेट। ऐसे ही गर्ग मिल को भी परचेज रिटर्न किया गया, ऐसे ही कुछ मित्तल मिल्स को रिटर्न किया गया, ऐसे ही एक डिफेक्टिव कंप्यूटर रिटर्न किया गया। तो ये 4 इस तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं। तो एक में डेबिट नोट नंबर है 101, दूसरे में डेबिट नंबर है 102। कभी डेबिट नोट दिया जा रहा है, कभी नहीं दिया जा रहा। एंट्री जो आएंगी वो इस तरह से आएंगी। परचेज रिटर्न बुक में हम लिखेंगे डेट, फिर डेबिट नोट का नंबर और सप्लायर का नाम और लेजर फोल्डर। उसके बाद मित्तल मिल्स बैंगलोर के लिए एंट्री की जाएगी परचेज रिटर्न बुक में। 13,000 का अमाउंट है यहाँ पे, और ये मित्तल मिल्स का है। 2,600 की एक साड़ी थी, 5 साड़ियाँ हैं, तो ये 13,000 हो गया। तो 13,000 के लिए मित्तल मिल्स नाम है सप्लायर का, उसको रिटर्न किया गया। तो ये तो हो गया परचेज रिटर्न बुक। अब यहाँ से इट इज़ ईजी टू पोस्ट इन द जर्नल, इन द लेजर, क्योंकि यहाँ पार्टी का नाम लिखा है। इस पार्टी के अकाउंट में अगर परचेज रिटर्न उसको किया गया तो उस पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से, इस पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा 13,000 से, और परचेज रिटर्न अकाउंट को तो हमारा जो परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो समरी में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जर्नल एंट्री एक रजिस्टर में करने के बजाय बेहतर ये रहेगा कि हम वर्गीकृत कर दें एंट्रीज को टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, या अलग अलग क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जैसे परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश ट्रांजैक्शन, और उनको अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में लिख दें। और उसके बाद सब्सिडरी बुक्स से एंट्री लेजर में चली जाएंगी। और सब्सिडरी बुक्स के अलावा भी जहाँ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, उनको सीधे जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे, और जर्नल से फिर वो लेजर में पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो एग्जाम्पल जो है सब्सिडरी बुक्स के वो हैं परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक। और इनके आधार पे, इन सब्सिडरी बुक्स के आधार पे लेजर अकाउंट फिर तैयार कर लिए जाते हैं। So with that we come to the end of this session.